Hello, my name is Shashikant Sharma. Today I am going to discuss about metabolism. So, you all know that metabolism is a highly coordinated cellular activity. ठीक है, जैसे degrading energy rich compound from the environment to obtain chemical energy. ठीक है, या obtaining chemical energy by capturing solar energy, या convert nutrient molecules into cells own characteristic molecules. ये सब मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं. ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि मेटाबॉलिज्म को मेन दो सब हेडिंग्स में बांटा गया है. ठीक है, फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म, ओके, एंड सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म. ठीक है, सो अंडर द एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपलर फॉर्म. ठीक है, अंडर द एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपलर फॉर्म, जैसे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, या प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड. ठीक है ना, ठीक है. और एंड अंडर द हेडिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपलर फॉर्म. ठीक, लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन etc. ओके, तो ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप होगा. ठीक है, तो प्लीज सिट विथ योर बैक एंड लिसन वेरी केयरफुली. ओके, तो जैसे कि नाउ मेटाबॉलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो अब तक हम सब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फैट मेटाबॉलिज्म को कई बार पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे. ठीक है, अपने ग्रेजुएशंस में या अंडर ग्रेजुएशन में जो भी हो. तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग देखें तो ये दो पार्ट में होता है. ठीक है, इसका एक जनरल पाथवे या साइकिल जो हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, और दूसरा पार्ट वो है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वो है इसका रेगुलेशन या मोड ऑफ रेगुलेशन. और यही पोर्शन CSIR एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे इसके रेगुलेशंस के बारे में, इसको डिटेल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेगुलेशंस मेनली 3 स्टेप्स में होता है. ठीक है, 3 मेजर स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशंस. ठीक है, फर्स्ट हार्मोनल सिग्नलिंग. हार्मोनल सिग्नलिंग आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा ही होगा, जैसे इंसुलिन सिग्नलिंग, सेल और ग्लाइकोजन सिग्नलिंग. ये सब जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन रिलीज होता है. ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लाइकोजन रिलीज होता है, जिससे स्टार्च का या ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, तो और सेकेंड स्टेप इज सेल सिग्नलिंग. ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है CSIR व्यू से. ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ठीक, और थर्ड स्टेप इज फीडबैक इनहिबिशन. ठीक है, ये हम लोग कवर कर लेंगे पाथवेज के दौरान. इसमें एंजाइम्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म. ठीक है, लेकिन इसका रेगुलेशन हम लोग पढ़ लेंगे जब पाथवेज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये हार्मोनल सिग्नलिंग और सेल सिग्नलिंग जो कि इम्पोर्टेंट है CSIR एग्जामिनेशन व्यू से, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. ठीक है, तो फीडबैक को तो डिस्कस कर लेंगे यहीं पर. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में. ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम कवर करेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और पेंटोज फास्फेट पाथवे और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और इसके बाद इसके मोड ऑफ रेगुलेशंस के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम सब जानते हैं कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट्स में। ओके, जो कि 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप टू स्टेप। ओके, तो ये रहा अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर रहा है, जिससे आप लोग काफी फैमिलियर होंगे। ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस के पाथवेज में कुछ रटने जैसी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और फर्स्ट स्टेप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, उसी को समझते चलिए कॉन्सेप्ट के साथ बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसका ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा। ओके, कौन कराएगा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इसका ग्लूकोज का एक्टिवेशन कराएगा। किसकी मदद से? एटीपी। ठीक है, बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओके, ठीक है, तो अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं कि हेक्सोकाइनेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओके, हेक्सो मतलब तो 6 ही होता है, और काइनेज, काइनेज एक एंजाइम के ग्रुप का नाम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, काइनेज क्या करता है कि ये फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ओके, ठीक है, और हेक्सो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, ठीक है, इसीलिए इसको हेक्सोकाइनेज कहते हैं। ठीक है, और ये बदल देता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा। हाँ, अब एक बात और, इसको 6 फास्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हेक्सोकाइनेज है ये फास्फोरिल ग्रुप को इसके 6 कार्बन कंपाउंड पर, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स पर जोड़ता है, इसीलिए इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग तो आप लोग आईपीसी नेम के अंतर्गत पढ़े होंगे। ठीक है, इंटर में ही शायद। ओके, इंटर या ग्रेजुएशन टाइम में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका आइसोमेराइजेशन होता है। एक एंजाइम आइसोमेरेज जो कि इसका आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन में उसके इंटरनल अरेंजमेंट्स होते हैं, ना कि उसमें कोई चेंजेस होते हैं, बस उसके जो ग्रुप्स वगैरह हैं उसके अरेंजमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और बन जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज फास्फेट में। ठीक है, और इस ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग था, और ये बन जाएगा, कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा इसका, जब इसका आइसोमेराइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर रिंग, जो कि फ्रक्टोज शुगर होता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका अगेन फास्फोराइलेशन होगा। ठीक है, कौन कराएगा? फास्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो इस एंजाइम का भी एज यूजुअल सबस्ट्रेट पे नाम है। ठीक है, जैसे ये वाला फास्फो फ्रक्टोज था। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका फास्फो फ्रक्टोज। ठीक है, काइनेज क्यों? क्योंकि इसमें इस एंजाइम की एक्टिविटी काइनेज वाली होती है, जो कि क्या करता है, फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ओके, तो ये फास्फो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ओके, इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, अब इसको फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट पोजीशन पे एक फास्फोरिल ग्रुप जुड़ता है और एक फास्फोरिल ग्रुप इसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स पे जुड़ता है। ठीक है,
ठीक है ना, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। अब क्या होता है कि इसका फ्रक्टोज 6 बाइफास्फेट का क्लीवेज होता है इन नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तक तो ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। जब इसका क्लीवेज होगा तो ये दो मॉलिक्यूल्स, दो कंपाउंड्स में टूट जाएगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ओके, और कौन वो एंजाइम जो तोड़ता है इसको, उसको एल्डोलेज कहते हैं, ठीक है। लेज मतलब तोड़ना, या एल्डोल, एल्डोल मतलब होता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन से लिया गया है, ठीक है। तो इसको दो कंपाउंड्स में तोड़ेगा, 3 कार्बन कंपाउंड्स में। पहला है गिल्सरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए इसको गिल्सरल्डिहाइड, ठीक है, गिल्सरल्डिहाइड। और 3 क्यों, क्योंकि इसके 3 कार्बन कंपाउंड पे फास्फोरस जुड़ा है, ठीक है। तो गिल्सरल्डिहाइड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज डाईहाइड्रोएसीटोन, ठीक है। क्योंकि इस एसीटोन, क्यों, क्योंकि ये एसीटोन ग्रुप इसमें है, इसीलिए डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट, ठीक है। ओके, अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। एक एंजाइम आइसोमेरेज होता है यहाँ, ठीक है। जो इसको इंटर कन्वर्टेबल, ये गिल्सरल्डिहाइड 3 फास्फेट को डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, या डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट को गिल्सरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जब जिसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। ओके ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गिल्सरल्डिहाइड 3 फास्फेट से निकलेगा। कौन कराएगा, गिल्सरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मिस हुआ, छूट गया। इसमें इसके साथ, डिहाइड्रोजन के साथ साथ इसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस ग्रुप भी जुड़ जाएगा। यहाँ काइनेज क्यों नहीं, क्योंकि ये किसी कंपाउंड से ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे एटीपी एक कंपाउंड था जिसका फास्फोरिल ग्रुप वन कंपाउंड टू अनदर जुड़ा था, वो काइनेज करता है, लेकिन यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके साथ जुड़ा है, इसलिए यहाँ काइनेज नहीं लगा, ठीक है। और यहाँ गिल्सरल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज, जो कि डिहाइड्रोजिनेशन करता है, ठीक है। अब ये बन गिल्सरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। एक फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है एक फास्फोरिल ग्रुप, एंड एक थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। गिल्सरल्डिहाइड 1,3 बाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फो। अब नेक्स्ट स्टेप में फास्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। ये फास्फोग्लिसरेट है, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा हुआ है एंजाइम का, तो फास्फोग्लिसरेट और काइनेज तो आप जानते ही हैं, फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। ओके, तो इसमें कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, इसमें ट्रांसफर होता है फास्फोग्लिसरेट से 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से एडीपी पर, और इसके बाद एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, क्योंकि वो एडेनोसिन डाइफास्फेट था। जब एक फास्फोरिल ग्रुप बाई फास्फोग्लिसरेट से ट्रांसफर हुआ एडीपी पे, तो ये एडेनोसिन ट्राइफास्फेट हो गया, ठीक है। और अपना जो 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो गया 3 फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स फास्फोरिल का इससे रिलीज हो गया, या निकल गया, या रिमूव हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका जो फर्स्ट वाला फास्फोरिल ग्रुप था वो निकल गया, ठीक है। अब ये 3 फास्फोग्लिसरेट बचा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है म्यूटेज। म्यूटेज में क्या होता है कि इसके इंटरनल अरेंजमेंट में, मतलब
जैसे आइसोमेरेज में हुआ था, इंटरनल अरेंजमेंट्स हुआ था, लेकिन उसमें कोई ग्रुप चेंज नहीं हुआ था, जितने ग्रुप थे सब सेम थे, लेकिन इसमें इस ग्रुप में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको म्यूटेज कहते हैं। तो ये 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लिसरेट में, और उसको कौन कैटेलाइज करेगा, वो एंजाइम होगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर 2 फास्फोग्लिसरेट का, क्योंकि ये 2 दूसरे पोजीशन पे इसका फॉस्फोरिल ग्रुप लगा हुआ है, ओके ओके। तो नेक्स्ट 2 फास्फोग्लिसरेट से इनोलेज, ठीक है, ये इनोल है फास्फोग्लिसरेट, एक इनोलेज एंजाइम आएगा जो कि फास्फोग्लिसरेट को इनोल फॉर्म में चेंज करेगा, और यहाँ एक हाइड्रोलिसिस भी होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फास्फोइनोल पाइरूवेट में, ठीक है। 2 फास्फोग्लिसरेट को कैटालाइज करेगा इनोलेज, जिसमें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा, और 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनोल फॉर्म में, जो कि फास्फोइनोल पाइरूवेट होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में फिर से होगा पाइरूवेट काइनेज डिफास्फोराइलेशन, करवाएगा कौन, काइनेज, ठीक है। काइनेज का काम तो आप जानते ही हैं। तो ये ट्रांसफर करेगा 1 फास्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फास्फोइनोल पाइरूवेट टू एडीपी, ठीक है, और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, और फास्फोइनोल पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में, ठीक है। तो पाइरूवेट पाइरूवेट ये अपना इंड प्रोडक्ट है अपना ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। तो ये रहा ग्लाइकोलिसिस, और ये है अपना ओवरऑल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन प्रोडक्ट्स और व्हाट वी गेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ओके। तो अगर हम बात करें टोटल गेन की, तो 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट, ठीक है, और 4 molecule of ATP, okay, 2 from here and 2 from here, okay, and 2 molecule of NADH, okay, from here, ठीक ठीक है। और अब अगर हम बात करें नेट गेन की, ठीक है, व्हाट बी एक्चुअली फाउंड, तो 2 molecule of pyruvate, 2 molecule of ATP, ठीक है। अब 2 molecule of ATP क्यों, क्योंकि 1 ATP यहाँ कंज्यूम हुआ है और 1 ATP इस स्टेप में कंज्यूम हुआ है, तो इसमें -2 हो जाएगा। तो टोटल हमको मिलेगा पूरे ऑल ओवर पाथवेज में ओनली 2 ATP मिलेगा, तो 4 ATP, बट 2 ATP कंज्यूम हो जाएंगे ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है, ओके। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ठीक है। तो ये रहा अपना Na टोटल, सॉरी, नेट गेन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच ATP वी गेट, तो 2 ATP और 1 NAD का मतलब है इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP, okay, and here we get 2 ATP, so 2 NADH equivalent to 5 ATP,
ठीक है। तो टोटल बी फाउंड 5 into 7 ATPs during glycolysis। ओके ओके, अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसीलिए इसका डिटेल करेंगे हम एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म में सभी पाथवेज और साइकिल आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे स्लो हुआ तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस रेट बढ़ जाता है, या दोनों पाथवेज ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस स्लो हुआ है तो पेंटोज फास्फेट पाथवे रेट बढ़ जाती है। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म के सभी पाथवेज आपस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और इसीलिए इस रेगुलेशन मैकेनिज्म को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद डिस्कस करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा समझने में। तो नेक्स्ट वीडियो ऑन क्रेब साइकिल। और हाँ, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड कोई स्टेप समझ ना आया हो या किसी और स्टेप का डिटेल चाहते हो या कोई और टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड तो कमेंट करो। I will definitely reply your comment as possible. So thanks all of you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।